सो वेलकम बैक गाइस आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब से हम लोग फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अपनी। आई होप आपके जो मिड्स होंगे वो काफ़ी अच्छे हुए होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट के किसी रीज़न की वजह से मिड्स अच्छे नहीं भी हो पाए तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जो वेटेज होता है फाइनल का वो इंक्लूड करता है 60% आपके टोटल मार्क्स के अंदर। तो मतलब फ़ाइनल का जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप इसको भी अच्छे से अटैम्प्ट करें तो आपकी जो सीजीपी होगी उस पर ये बहुत मतलब एक गुड इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। अगर आप फाइनल को अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं तो फाइनल की तैयारी आप स्टार्ट करें अच्छे तरीके से। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर 19 की तरफ। तो लेक्चर 19 में बेसिकली जो प्रीवियस टॉपिक्स थे वही रिवाइज़ किए जा रहे हैं। सीक्वेंशियल एसएस फाइल्स का जो टॉपिक था, ठीक है, वही कंटिन्यू हो रहा है आगे। और इसमें अगर मैं आपको एक प्रोग्राम करवाना चाहूँ छोटा सा, तो वो आता है हमारा OF स्ट्रीम है जो, और इफ़ स्ट्रीम है, उसका हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली इनका काम क्या है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो डेव C++ में आता हूँ यहाँ पर। जो OF स्ट्रीम है उसका बेसिकली मतलब है आउटपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। और जो IF यानी कि इफ़ स्ट्रीम है उसका मतलब है इनपुट फाइल स्ट्रीम। जो OF स्ट्रीम है उसका बेसिकली यूज़ होता है फाइल को क्रिएट करने के लिए और उसके अंदर डाटा को राइट करने के लिए, ठीक है। और जो IF स्ट्रीम है उसका यूज़ होता है कि हम जो भी फाइल के अंदर डाटा है उसको सिर्फ रीड कर सकें, ठीक है। उसका बेसिकली यूज़ होता है रीड करने के लिए। तो इसको हम लोग C++ के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हम फाइल्स के अंदर काम कर रहे होंगे तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम के बाद हम लोग यहाँ पर एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जो कि है हैश इंक्लूड F स्ट्रीम, ठीक है। F स्ट्रीम हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। अब देखते हैं हम लोग किस तरह से जो हमारा, सबसे पहले हम लोग आते हैं OF स्ट्रीम की तरफ, ठीक है। OF स्ट्रीम का यूज़ करके किस तरह से एक फ़ाइल क्रिएट की जा सकती है और किस तरह उसके अंदर डाटा को स्टोर किया जा सकता है। OF स्ट्रीम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और आगे हम लोग डबल ब्रैकेट्स के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर आपने फ़ाइल को जो भी नाम देना होगा, ठीक है, टेक्स्ट फाइल को, वो आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो फाइल का नाम है वो रख लेता हूँ test1, ठीक है। test1 मेरी फ़ाइल का नाम है। अब ये जो मैंने एक लाइन यहाँ पर लिख दिया है, अगर इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूंगा, रन कर दूंगा, कंपाइल और रन, तो क्या होगा, मेरे डेस्कटॉप पर क्या होगा, test1 नाम की एक फ़ाइल बन जाएगी, टेक्स्ट फाइल। अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस टाइप की यहाँ पर कोई भी फ़ाइल नहीं पड़ी हुई test1 के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंपाइल और रन करूँ तो आप लोग देखेंगे कि एक test1 नाम की टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। ये देखो, ये अभी क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं मिली क्योंकि हमने कुछ आउटपुट ली ही नहीं। अभी देखो यहाँ पर ये एक फ़ाइल बनकर आ चुकी है, ठीक है। इसका नाम अगर आप लोग देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, test1 लिखा। अगर आपको मैं यहाँ पर इसको ओपन करके दिखाऊँ तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये बेसिकली एक एम्प्टी फाइल रहेगी क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कोई चीज़ राइट नहीं की, हमने सिर्फ एक फ़ाइल क्रिएट की। देखो ये टेक्स्ट फाइल जो एक थी हमारी वो अभी क्या बढ़िया है, एम्प्टी बढ़िया बिल्कुल। अभी हम इसमें कुछ राइट अगर करना चाहे तो दोबारा मैं आता हूँ डेव C++ में, और यहाँ पर कुछ भी अगर इसमें हमने टाइप करना है, मतलब स्टोर करना है कोई भी हमारा डाटा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग OF स्ट्रीम के बाद देंगे एक स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर एक कोई भी रैंडम नाम लिख देंगे आउटपुट के लिए, हमारी अपनी मर्जी रहेगी। सी आउट तो हम लोग लिखते ही है ना आउटपुट के लिए, लेकिन OF स्ट्रीम का जब यूज़ करेंगे और स्पेस देके हम कोई भी आगे एक कीवर्ड लिख देंगे तो वो एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड बन जाएगा इस प्रोग्राम के लिए, आउटपुट के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं खाली लिख देता हूँ आउट, ठीक है। आउटपुट के लिए यहाँ पर मैंने आउट लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट मतलब अब अगर कुछ भी मैंने फाइल के अंदर राइट करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, आउट लिखूँगा, और वही सी आउट के बाद जो हम लोग लिखते हैं लेस देन का साइन लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नाम प्रिंट कर देता हूँ, ये मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या करेगा, अगर इसको मैं दोबारा कंपाइल करूँ, जैसे कि आपने अभी देखा कि जो हमारी टेक्स्ट फाइल बनी थी वो बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई थी, ठीक है। अगर अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको कह दिया कि जो मेरी test1 नाम की फ़ाइल है उसके अंदर MLE अफसल जो लिखा है मैंने, इसको स्टोर कर दो। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैं दोबारा से कंपाइल और रन कर दूँगा, और ये यहाँ पर कंपाइल, देखो कंपाइल हो गया ये। इसको यहाँ से मैं क्लोज़ करता हूँ बॉक्स को, अगेन आते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये हमारी फ़ाइल थी, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे ओपन करता हूँ और नोटपैड में इसको ओपन करेंगे। देखो यहाँ पर जो MLE अफसल हमने अभी अभी लिखा था फाइल के अंदर वो क्या हो गया, हमारा यहाँ पर स्टोर हो चुका है। तो जो OF स्ट्रीम है ना, उसका बेसिकली यूज़ यही होता है
कि आप उससे टेक्स्ट फाइल या फाइल कह लो खाली, वो जनरेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो OFStream का बेसिकली पर्पस यही होता है कि फ़ाइल को क्रिएट करना और उसके अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर कर देना। अब जो इफ स्ट्रीम है, इनपुट फाइल स्ट्रीम, उसका यूज़ किस लिए होता है? उसका यूज़ होता है कि जब हम पहले से क्रिएटेड फाइल को का डाटा है जो, ठीक है, उसको रीड करना चाहें, वो सिर्फ रीड करने के लिए यूज़ होता है, उसका बेसिकली और कोई काम नहीं होता। जैसा कि अभी हमने क्या बनाई थी, test1 नाम की फ़ाइल बनाई थी ना, तो अभी इफ स्ट्रीम का यूज़ करते हुए हम लोग इसी फाइल के डाटे को क्या करेंगे, रीड करेंगे। हमें पता है अभी इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर है, एम अली अफजल। तो देखते हैं कि हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ स्ट्रीम, ठीक है। इफ स्ट्रीम के बाद उस तरह स्पेस देके कुछ भी लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कीवर्ड इनपुट लिख देता हूँ। इनपुट लिखने के बाद उसी तरह राउंड ब्रेसेस के अंदर अब हमने यहाँ पर क्या देना है, अपनी फाइल का नाम देना। हमारी फाइल का नाम अगर हम लोग चेक करें तो वो है test1, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैं test1 नाम की फ़ाइल को यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे। जो हमारी फ़ाइल के अंदर डाटा हमें पता है वो किस फॉर्मेट का, वो है स्ट्रिंग फॉर्मेट का, ठीक है। वो क्योंकि एक आप कह लो सेंटेंस लिखा ना हमने, जो कि नाम है हमारा, मोर देन 1 कैरेक्टर है तो वो स्ट्रिंग में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप लेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग नाम का, और उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ कंटेंट नाम रख दिया मैंने यहाँ पर। और देन हम लोग क्या करेंगे, गेट लाइन कीवर्ड का यूज़ करेंगे फाइल की क्या कहते हैं, डाटा को एक्सेस करने के लिए। जो भी इनपुट होगा हमारा वो लिखेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ उसमें स्टोर है। देन वो इनपुट जो भी होगा वो किस चीज़ में चला जाएगा, वो जो हमने अभी कंटेंट नाम का वेरिएबल बनाया उसके अंदर चला जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली हमारा जो भी इनपुट था, मतलब जो भी चीज़ फाइल के अंदर स्टोर थी, वो इस टाइम आया किसके अंदर, वो कंटेंट वेरिएबल में स्टोर है। अब हम सी आउट लिखेंगे सिंपली, और कंटेंट लिख दूँगा मैं आगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, जो भी फाइल के अंदर मेरी चीज़ पड़ी है वो मुझे चाहिए, तो वो चीज़ इस टाइम स्टोर है कंटेंट के अंदर, और कंटेंट को यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूँगा। तो जो बेसिकली हमारा लिखा हुआ था फाइल के अंदर मोहम्मद अली अफजल, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा हमारे कंसोल बॉक्स के अंदर। देखो अब इसको मैंने यहाँ पर कंपाइल रन किया, तो अभी देखना, देखो यहाँ पर हमें वो चीज़ मिल चुकी है। जो भी हमारा फाइल के अंदर डाटा स्टोर था वो सिंपली यहाँ पर क्या हो चुका है, वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो OFStream है जो, और इफ स्ट्रीम है जो, किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग उसका C++ के अंदर, वो मैंने आपको बहुत डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे देख लेते हैं अगर इस लेक्चर में कुछ करने वाला है तो। हाँ, पोजीशन इन अ फाइल, माई फाइल डॉट टेल जी फंक्शन है ना, जो इसका क्या यूज़ होता है ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, MCQ वगैरह में पूछा जाएगा। गिव्स अस द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, कि फाइल पॉइंटर की जो भी करंट पोजीशन रहेगी ना, वो हमें मिलेगी माई फाइल डॉट टेल जी फंक्शन के जरिए। इट रिटर्न्स अ होल नंबर ऑफ टाइप लॉन्ग, कि ये किस चीज़ को रिटर्न करेगा, लॉन्ग डाटा टाइप को ये रिटर्न करेगा। आगे टेल पी हैं, आगे और भी इस टाइप के फंक्शन आएंगे, उनका भी हम लोग देखेंगे आगे। टेल पी फंक्शन है जो, ये किस लिए यूज होता है, इज़ यूज टू डिटरमाइन द नेक्स्ट पोजीशन टू राइट अ करेक्टर। ये करेक्टर राइट करने के लिए जो उसकी नेक्स्ट पोजीशन रहेगी वो हमें किस चीज़ के जरिए, किस फंक्शन के जरिए पता चलेगी, टेल पी के जरिए, ठीक है। टेल पी बेसिकली क्या, टेल पोजीशन। इट आल्सो रिटर्न्स अ लॉन्ग नंबर, ये भी क्या करेगा, लॉन्ग नंबर ही रिटर्न करेगा। इनको आपने सिर्फ जहन में रखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना इनकी लास्ट पे भी मैंने डेफिनेशंस लिख रखी हैं। और जो स्टेरलेन फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिकली क्या यूज़ होता है, डेट गिव्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स इनसाइड अ स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स है ना वो डिस्प्ले करेगा। कौन सा फंक्शन, strlen, ठीक है। ये जो strlen लिखा है ये बेसिकली किस इससे क्या बनता है, str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, और len है जो, ये लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी रहेगी वो हमें किस चीज़ के जरिए, किस फंक्शन के जरिए पता चलेगी, वो है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है जो। इसको आपने ध्यान में रखना है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपने अभी मीट्स दिए, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पेपर किस टाइप का आता है, तो नेक्स्ट आपने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। और हाँ, एक और बात मैंने बतानी थी कि फ़ाइल को जब भी हमने ओपन करके क्लोज़ करना था वो किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ मैं, OFStream का यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, और एक मैं नई फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर T1 रख देता हूँ, ठीक है, T1। और यहाँ पर मैं उसके अंदर कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं आउटपुट लिख देता हूँ। इस बार लास्ट टाइम मैंने सिर्फ आउट लिखा था, यहाँ पर मैंने बना लिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कोई भी
डाटा स्टोर कर देता हूँ। टेस्टिंग मैंने इस फाइल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। और अब अगर मैं इस फाइल को क्लोज करना चाह रहा हूँ तो वो हम लोग किस तरह करेंगे। जो मैंने यहाँ पर अभी कीवर्ड आउटपुट के लिए लिखा था, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए आउटपुट लिखेंगे हम लोग, और देन यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाने के बाद मैं क्या लिख दूँगा, क्लोज लिख दूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारी फाइल को सबसे पहले क्रिएट करेगा T1 नाम की एक फ़ाइल, देन उसके अंदर ये स्टोर करेगा टेस्टिंग, देन उसको क्या कर देगा, ये क्लोज़ कर देगा। अगर यहाँ पर मैं इसको कंपाइल रन करूँ हो चुका है। अगर हम डेस्कटॉप पर आएँ दोबारा तो आप लोग देखोगे यहाँ पर कि T1 ये फाइल एक बन चुकी है। इसको सिंपली मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो जो भी हमने लिखा था टेस्टिंग वो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सेव हुआ, और जो हमारी फ़ाइल थी वो यहाँ पर क्लोज़ होगी। तो आपने सिर्फ याद रखना कि फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्लोज फंक्शन का यूज़ करेंगे। सीक जी से आपको पता चल जाना चाहिए कि गेट पॉइंटर की बात हो रही है, ठीक है। सीक जी इज़ यूज टू मूव द गेट पॉइंटर टू डिजायर्ड लोकेशन, के गेट पॉइंटर को किसी भी एक मखसूस लोकेशन पर लेकर जाना हो तो उसके लिए हम लोग सीक जी फंक्शन का यूज़ करेंगे। टेल क्या करेगा, बताएगा लोकेशन के बारे में, किसकी, जी की। जी क्या है इस टाइम, गेट पॉइंटर। टेल जी इज़ यूज टू नो वेयर द गेट पॉइंटर इज़ इन आ फाइल, के गेट पॉइंटर एक फाइल के अंदर कहाँ पर मौजूद है वो हमें टेल जी फंक्शन बताएगा। सीक पी है जो पी फॉर पुट पॉइंटर, ठीक है। सीक पी इज़ यूज टू मूव द पुट पॉइंटर टू अ डिजायर्ड लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, कि सीक पी जो हमारा पुट पॉइंटर है उसको किसी भी एक डिजायर्ड लोकेशन पर लेके जाने के लिए यूज़ होता है। ये इनका काम था इन फंक्शंस का, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना, उसके अलावा टिप्स को अच्छे से देख लेना। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। के स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट डाटा टाइप्स की कलेक्शन है एक सिंगल नेम के अंदर। और ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं लेकिन नेम जो होता है वो एक ही होता है, तो उसका आंसर होगा स्ट्रक्चर। तो आपने ज़रा गौर से इसको करना। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स का हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे C++ के अंदर। तो यहाँ पर मैं डेफ C++ में आता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एक बात याद रखनी है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि स्ट्रक्चर जब भी हम बनाने लगेंगे सबसे पहले हम लोग एक कीवर्ड लिखेंगे जो कि है स्ट्रक्ट लिखने के बाद हम लोग स्ट्रक्चर को कोई एक नाम देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर को टेस्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है। देन हम लोग करली ब्रैकेट्स जो होती हैं उनको ओपन और क्लोज करेंगे। और एक बात याद रखें कि जो हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट होगी उसके लास्ट पे क्या आएगा, टर्मिनेटर आएगा। अब जैसा कि हमने अभी देखा डेफिनेशन के अंदर, डेफिनेशन क्या थी कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या आते हैं, किस चीज़ की कलेक्शन है, डिफरेंट डाटा टाइप्स की कलेक्शन है, ठीक है। नाम एक ही रहता है, नाम कौन सा एक रहता है, ये वाला टेस्ट नाम, कि नाम तो यही रहेगा स्ट्रक्चर का। लेकिन अभी देखना हम लोग इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएंगे जिनकी डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एज वेरिएबल बना लेता हूँ इंट टाइप का, ठीक है। और एक मैं बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल। तो बेसिकली क्या हुआ कि दो डिफरेंट डाटा टाइप्स आ गई एक सिंगल नेम के अंदर, ठीक हो गया। अब ये बन गया हमारा एक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इनकी चीज़ों को एक्सेस किया जाए, इस एज को और इस नेम को, देन हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे। स्ट्रक्चर कहाँ तक है हमारा, स्ट्रक्चर यहाँ तक है, तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ इस टाइम, तो अब मैं स्ट्रक्चर से बाहर आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्चर का बनाऊँगा ऑब्जेक्ट किस तरह बनाऊँगा, मैं स्ट्रक्चर का नाम लिखूंगा सबसे पहले जो कि था टेस्ट लिख के स्पेस दी मैंने, और एक कोई भी एक आप नाम लिख सकते हो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। स्पेस दे के कोई भी एक नाम लिखते हो तो वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं OBJ लिख देता हूँ, OBJ फॉर ऑब्जेक्ट। अभी OBJ क्या है मेरा, OBJ ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का जिसका नाम है टेस्ट, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ भी देनी है स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए इक्वल टू लिखूंगा, करली ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, एज आ रहा है, तो एज में 21 लिख लेता हूँ। कोमा दूंगा मैं, कोमा क्यों दिया मैंने, क्योंकि एक से ज़्यादा मैंने वैल्यूज़ देनी है ना। एज को मैंने कोई ना कोई वैल्यू दे दी। अब नेम को दूंगा मैं, नेम चूँकि स्ट्रिंग में है तो डबल कोटेशन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ रैंडम, और लास्ट में हम लोग टर्मिनेटर लगा देंगे। तो ये इस टाइम हमारा बन चुका है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर इसको कंपाइल और रन करूँ जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि एरर नहीं है इसके अंदर, तो देखो कोई भी एरर नहीं था, जो हमारा प्रोग्राम था वह सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब देखो अगर हम लोग चाह रहे हैं प्रिंट करवाना किसको, इस एज को और इस नेम को, देखो पहले हम लोग क्या करते थे,
फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं खाली एज को प्रिंट करवाऊँ तो पहले हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते थे। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो सी आउट के अंदर हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिख देते थे और वो वैल्यू क्या हो जाती थी, प्रिंट हो जाती थी। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में इस तरह नहीं होगा। देखो अभी मैंने इसको अगर कंपाइल किया तो मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया कि एज वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए कुछ इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को डिस्प्ले नहीं कर सकते। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सी आउट। ठीक है, अब हमने अगर इस एज को डिस्प्ले करवाना है तो उस एज को डिस्प्ले करवाने के लिए इस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या था। ऑब्जेक्ट का क्या नाम था, इस टेस्ट स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट का नाम था ओबीजे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर ओबीजे, देन मैं डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा। डॉट मतलब जो फुल स्टॉप रहता है वो उसका यूज़ करूंगा मैं। अब देखो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिख के फुल स्टॉप लगाया वो मुझसे आगे पूछ रहा है कि आपने किस वेरिएबल को एसेस करना है। इस लेफ्ट साइड पे लिखा है वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल लिखा है और इधर उस वेरिएबल का नाम और डाटा टाइप लिखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ एज को, तो यहाँ से मैं एज को सिलेक्ट कर लूँगा और लास्ट में हम लोग लगा देते हैं एंड एल। बहुत से स्टूडेंट्स का एक कमेंट आता है मुझे कि जब भी हम एंडल लिखते हैं प्रोग्राम में तो एरर आता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। आप एंड तो ठीक लिख लेते हो लेकिन आप इसको वन समझ लेते हो, ये वन नहीं है, ये बेसिकली स्मॉल एल है। ठीक है, वन इस टाइप का लिखा जाता है डेफ C++ के अंदर और ये स्मॉल एल है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर एंड एल की जगह एंड वन लिखते हो तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो एरर जनरेट करेगा। अभी एज को हमने डिस्प्ले करना था तो ऑब्जेक्ट डॉट एज लिखा हमने, तो हमारे पास यहाँ पर एज डिस्प्ले हो जाएगी। सेम इसी वे में अगर हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहें अपने नेम को तो उसके लिए भी हम लोग स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जिसका नाम है ओबीजे डॉट। इस टाइम हमने क्या करना है, नेम को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं नेम सेलेक्ट करके टर्मिनेटर लगा दूँगा लास्ट पे। तो अगर आपको मैं इसको दोबारा रन करके दिखाऊँ तो आप लोग देखोगे कि जो हमारा नेम और एज था वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो नेम थी और जो भी था हमने नेम दिया था और एज दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं। तो स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम, ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, लास्ट पे टर्मिनेटर। देन जितने भी आपने वेरिएबल बनाने हो वो स्ट्रक्चर में बनाओ। उनको असेस करने के लिए या कोई ना कोई वैल्यू देने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम यूज़ करो। ठीक है, स्पेस देकर ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी नाम लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ओबीजे लिखा था, आप यहाँ पर ओबीजे नहीं लिखते, आप यहाँ पर खाली ओ लिख देते हो। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर भी खाली ओ लिख दोगे और यहाँ पर भी खाली ओ लिख दोगे। तो अगर इसको दोबारा भी हम लोग कंपाइल करें तो जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे उसी का यूज़ हम लोग आगे करेंगे। तो आई होप कि स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम में अगर आप लोग देखो तो वो सेम चीज़ वही करना सिखा रहा है आपको। उसने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर नेम वेरिएबल नेम का एरे बनाया जिसको लिमिट दे दी 64। ये तो आप एरे बना लो या खाली वेरिएबल बना लो, उससे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। देन एक कैरेक्टर नाम का बनाया वेरिएबल कोर्स नाम का, और देन उसने क्या किया, कुछ वैल्यूज़ दे दी इसको। देखो उसी तरह किया, जो स्ट्रक्चर का नाम था स्टूडेंट उसको लिखा। देन आगे ऑब्जेक्ट के लिए एक नाम लिख दिया S1 ऑब्जेक्ट बना लिया स्ट्रक्चर का। देन उसने क्या किया कि स्ट्रक्चर को वैल्यूज़ दे दी, यानी कि जो हमने देना था नेम वो उसने अली दे दिया, और कोर्स में उसने CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और जो एज थी 22, जो ईयर था वो 2002। देन उसने क्या किया, डिस्प्ले जब करवाया इन वेरिएबल की वैल्यूज़ को तो उसने उसी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। ऑब्जेक्ट क्या था, S1 लिखा, डॉट लगाया, देन उस वेरिएबल का आगे नाम लिख दिया जिसकी भी वैल्यू प्रिंट करवानी थी। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर किया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो लिखा, देन डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके आगे वेरिएबल का नाम लिखा, तो हमारी जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। सेम इसी तरह ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको करवाया, लेकिन थोड़ी सी इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आपने इस सेम प्रोग्राम की प्रैक्टिस खुद करनी है डेफ C++ के ऊपर। अभी आगे ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा करने वाला है। इसमें क्या किया गया, स्ट्रक्चर बनाकर उसका आगे पॉइंटर बनाया गया। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बना लेते हैं तो उसकी वैल्यूज़ को दो तरह से असेस किया जा सकता है। एक तो इस ऑपरेटर का यूज़ करके, ये जो एरो ऑपरेटर होता है इसका, और एक हम लोग जो पॉइंटर होता है उसका नाम लिख के डबल ब्रेसेस के अंदर, तो उस तरह टाइप से कर सकते हैं। तो ये भी आपको मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर हमारा यही है जो मैंने अभी बनाया था।
मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसका आगे और पॉइंटर बनाने के लिए स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। स्ट्रक्चर का नाम क्या था यहाँ पर, टेस्ट स्ट्रक्चर का नाम था, स्पेस दी मैंने और आगे स्टार लिख के पॉइंटर का नाम लिख दिया मैंने PTR, ठीक है। और फिर इस पॉइंटर को मैंने एड्रेस दे दिया किसका, इस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या था मेरे पास, O, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मैंने एड्रेस पास कर दिया इस पॉइंटर को जो मैंने अभी बनाया था। तो ये अब हमारा बन गया पॉइंटर। तो ये बन गया अब हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर। अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ को किस तरह से एसेस कर सकते हैं, 2 वेज हैं। पहला क्या है कि सी आउट मैंने लिखा, और पहला मैं क्या करूँगा कि जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं डबल वो लगाऊंगा, ओपन और क्लोज कर दूंगा उनको। देन पॉइंटर का नाम लिखूंगा विद स्टार पॉइंटर का नाम लिखा मैंने, और फिर यहाँ से बाहर आकर डॉट यूज़ करूँगा और आगे उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एज लिख देता हूँ, ठीक है, एज लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं स्पेस प्रिंट करता हूँ। और इसी के आगे मैं क्या करता हूँ, दोबारा से डबल ब्रैकेट्स के अंदर स्टार PTR लिख के डॉट ऑपरेटर लगाकर तो नेम लिख देता हूँ। ठीक हो गया, एक ही लाइन में दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। एक मेथड तो ये है कि डबल ब्रैकेट्स लगाओ, पॉइंटर का नाम लिखो विद स्टार और डॉट ऑपरेटर लगाकर आगे उस वेरिएबल का नाम लिख दो, तो जो भी वैल्यू रहेगी उस वेरिएबल के अंदर वो प्रिंट हो जाएगी यूजिंग पॉइंटर। अगर यहाँ पर इसको कंपाइल और रन करें तो आप लोग देखोगे यहाँ पर कि जो हमारी वैल्यूज़ थी वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो चुकी हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि जो एरो ऑपरेटर होता है हमारा, उसका यूज़ किस टाइप से किया जा सकता है। तो सिंपली मैं लिखूँगा सी आउट लिखूँगा और देन पॉइंटर का खाली नेम लिखूँगा विदाउट स्टार। ठीक है, PTR लिखा और देन मैं क्या करूँगा कि डैश लगाकर एक और देन एक एरो का यूज़ करूँगा और देन आगे एज को प्रिंट कर दूँगा। इसी तरह एक स्पेस दे दूँगा मैं और यहाँ पर मैं पॉइंटर का नाम लिखूँगा और डैश और एरो देन नेम को प्रिंट कर दूँगा। तो कुछ इस टाइप से 2 वेज के अंदर हम लोग पॉइंटर के ज़रिए वैल्यूज़ को एसेस कर सकते हैं। एक तो ये था मेथड, ठीक है, और एक ये मेथड था कि खाली पॉइंटर का नाम लिखो विदाउट स्टार, डैश एरो का यूज़ करके आगे वेरिएबल का नाम लिख दो। तो अगर इसको हम लोग कंपाइल और रन करें तो आप लोग देखोगे कि जो सेम वैल्यूज़ थी हमारी डिस्प्ले हो चुकी है। अभी ये एक ही लाइन में आई हैं, तो जो फर्स्ट आउटपुट थी उसको मैं यहाँ पर सिंपली एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ थी वो सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि स्ट्रक्चर्स के अंदर रहते हुए डिफरेंट तरीक़ों से स्ट्रक्चर्स के साथ खेल सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपने जहन में रख लेना। देन वही आ रही है बात साइज़ ऑफ ऑपरेटर का मैंने आपको यूज़ पहले भी सिखाया था। कोई भी डाटा टाइप है वो कितने बाइट्स अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं और इसको एक टाइम के लिए मैं कट कर लेता हूँ। जो सिंपल साइज़ ऑफ ऑपरेटर था, अगर उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइज़ ऑफ ऑपरेटर लिखूँगा मैं, देन आगे किसी भी एक डाटा टाइप का नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल इंट मैंने लिख दिया, टर्मिनेटर लगा दिया। हमें पता है कि इंट अपने अंदर 4 बाइट स्टोर करता है और अगर इसको कंपाइल और रन करेंगे तब भी हमें आंसर के अंदर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। क्या यहाँ पर देखो क्या दे दिया इसने, 4 दे दिया, क्योंकि इंट अपने अंदर क्या चीज़ स्टोर करता है, 4 बाइट स्टोर करता है। इसी सेम वे के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का साइज़ निकाल सकते हो। ठीक है, इसके एक जो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है वो अपने अंदर कितने बाइट्स एक्चुअली स्टोर करना है उसका भी पता हम लोग इसी तरह से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वही स्ट्रक्चर मैंने दोबारा पेस्ट किया यहाँ पर और मैं यहाँ पर सी आउट लिखता हूँ। सी आउट लिख कर साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करूँगा मैं उसी तरह, और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूँगा जो कि है ओ। ऑब्जेक्ट का नाम लिख के टर्मिनेट कर दूँगा इसको और अगेन अगर कंपाइल और रन करें तो जो भी बाइट्स जितने भी ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टोर कर रहा होगा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस टाइम अपने अंदर 8 बाइट्स को स्टोर कर रहा है। तो ये भी आपने याद रख लेना है कॉन्सेप्ट के तौर पर। आगे ये आपको वही एक प्रोग्राम करना सिखा रहा है, इसने बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाया, उसी पिछले प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कॉपी किया और यहाँ पर ये साइज़ ऑफ का यूज़ करते हुए जो ऑब्जेक्ट था S1 उसका साइज़ यहाँ पर मालूम कर रहा है। ये जितने भी आगे प्रोग्राम्स आ रहे हैं आप इनकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा बैठकर। सब प्रोग्राम्स नहीं करने वाले इसमें, बेसिकली जो स्ट्रक्चर वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप ये वाला प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। इसमें वो क्या कर रहा है, एवरेज निकाल रहा है। अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस देखी हैं सारी
लेक्चर वाइज पूरी कंप्लीट सीरीज़ अभी तक आप लोगों ने देखी है, तो ये छोटे मोटे प्रोग्राम तो आपके लिए कोई चीज़ नहीं होंगे, इनको तो आप आराम से कर लोगे। फॉर लूप वगैरह सारी लूप्स जितनी भी मतलब जो भी चीज़ें अभी तक आ रही थी C++ के अंदर हमारे CS201 के कोर्स में, वो ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। आगे हमारे पास आ रहा है लेक्चर नंबर 21, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बेसिकली यूज़ हो रहे हैं बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स के। बिट वाइज ऑपरेशन जो एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसके साइन याद रखने हैं आपने। जो एंड ऑपरेटर होता है उसका साइन कौन सा होता है, ये एंड होता है। और के लिए हम लोग ये एक आप कह लो वर्टिकल लाइन का यूज़ करते हैं। और ये वर्टिकल लाइन आप लोग किस तरह से लिख सकते हो, तो इसका यूज़ करने के लिए हम सिंपली शिफ्ट को प्रेस करेंगे और देन एंटर के साथ एक बटन होता है जिसके ऊपर एक तो बैक स्लैश बनी होती है और एक वर्टिकल लाइन बनी होती है। तो जब आप उसको प्रेस करोगे तो जो वर्टिकल एक लाइन है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आपको लिखना पड़ जाए तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। अदरवाइज आपने इनकी सिंबल्स याद रखनी है। साइन है जो बिट वाइज एक्सक्लूसिव हो रहा जो, ठीक है, एक्स हो रहा जो, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं कैप का। और ये हम लोग किस तरह लिखेंगे, Shift+6 को अगर प्रेस करोगे तो ये सिंबल आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। जो टिल्ड साइन होता है हमारे पास वो नोट के लिए यूज़ होता है। शिफ्ट को प्रेस करोगे आप और जो न्यूमेरिक की इसके अंदर जो फर्स्ट की होती है उसको प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पर टिल्ड का साइन प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह जो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, इसका कौन सा साइन होता है ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो आपको पता होगा कि एंड का जो टेबल था, ट्रूथ टेबल और का था, हमने किस तरह से बनाए थे नोट का, ठीक है। 2 डिफरेंट वेज मैंने बताए थे इनको रिमेंबर करने के। इधर भी आपको बता देता हूँ कि बिट वाइज ऑपरेशन में क्या होता है, ट्रूथ टेबल में हम लोग ट्रू या फॉल्स की जगह 1 और 0 का यूज़ करते हैं। इसमें सिंपली यही होता है कि जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ट्रू को और जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है फॉल्स को। अभी हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल के ऊपर बात करेंगे तो आपने इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी एंड का नाम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, आउटपुट 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। तो कुछ इस मैनर से आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर बात करें और की, और में हम लोग क्या करते हैं, दोनों इनपुट्स को ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है। 1 + 1 1 आएगा, 1 + 0 1 आएगा, 0 + 1 1 आएगा और 0 + 0 भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये था और के लिए। नोट में आपको पता है कि सिंपली हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं आउटपुट को। अगर 1 इनपुट है तो वो आउटपुट में आके 0 हो जाएगी, अगर 0 इनपुट में है तो वो आउटपुट में आके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नोट का सिंपल यही काम होता है। और एक आपने और बात याद रखनी है, ये जो टेबल है ट्रूथ टेबल, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये पूछ लेता होता है, वो आपको एक सिंपली रैंडम वैल्यूज़ दे देगा और मतलब इनपुट दे देगा। जो बिट 1 और बिट 2 लिखा है ये आपको दे देगा और जो ये वाला कॉलम है ये एम्प्टी छोड़ देगा आपके लिए कि यहाँ पर आउटपुट दो। एक और यहाँ पर होता है जो एक्सक्लूसिव और होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है, ये मैंने करेक्ट करके लिखा है आपके, अगर तो आप मेरे हैंडआउट्स को अभी मतलब फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर 0 की जगह 1 लिखा हुआ है, तो आपने इसको ठीक कर लेना। ये मैं अभी देख रहा था तो मेरी नज़र में चीज़ आई है। इन एक्सक्लूसिव और वी गेट 0 इफ़ बोथ इनपुट्स आर सेम। कि एक्सक्लूसिव और या जो एक्स और होता है जिसका साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, अगर जो दोनों इनपुट हैं वो सेम है, सेम से क्या मतलब है, अगर मतलब दोनों इनपुट्स में 1 1 आ रहा है या 0 0 आ रहा है तो आउटपुट में हम लोग लिखेंगे 0, ठीक है। और अगर दोनों इनपुट्स क्या डिफरेंट है तो आउटपुट में हम लोग लिखेंगे 1। ये आपने एक छोटी सी चीज़ याद रख लेनी है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये टेबल है, हमने इस सेम टेबल को क्या करना है, एक्सक्लूसिव और के लिए बनाना है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो सेम इनपुट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये सेम इनपुट है 1 और 1 और एक ये सेम इनपुट है 0 0। तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, एक्सक्लूसिव 8 में इसका भी 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा, बाकी इन दोनों का 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनके इनपुट्स क्या डिफरेंट है, ठीक हो गया। तो ये जितने भी ट्रूथ टेबल थे इनकी आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। देखो यहाँ पर बना भी हुआ है एक्स और का, ये दोनों इनपुट सेम थे, इसका आंसर क्या आया 0। ये दोनों इनपुट सेम थे, इसका आंसर आया 0। बाकी जो डिफरेंट इनपुट्स थे उनका आंसर आया 1, ठीक है। इनको आपने अच्छे से याद रख लेना है। डाटा मास्किंग का मतलब है कि हमने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कुछ सेंसिटिव डाटा भी होता है। फॉर एग्जांपल
जो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है कंसीडर कर लो, ठीक है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनका सेंसिटिव डाटा कौन सा होगा, उनका आईडी पासवर्ड, ठीक है, इस टाइप की जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, उनका सेंसिटिव डाटा है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डाटा मास्किंग का यूज़ करते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रख लेना है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट पासवर्ड, कि पासवर्ड की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए हम लोग किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, एक्सक्लूसिव और का यूज़ करेंगे। और अनसाइड इंटीजर में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर तो बिट ज़ीरो है, ज़ीरो बिट का मतलब है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव, और अगर बिट वन है तो डेट मीन्स कि जो नंबर है वो नेगेटिव है। ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रख लेनी, अदरवाइज़ ये जो है प्रोग्राम्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शिफ्ट ऑपरेटर देखो, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको क्या कर दो, राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट कर दो, ठीक है। नॉन ज़ीरो का क्या मतलब है कि जो ज़ीरो ना हो। अगर इस केस में देखो आप, तो इसमें राइट टू लेफ़्ट हम लोग देखेंगे। राइट टू लेफ़्ट सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास कौन सा आया, ये वाला वन आया, ठीक है, ये वाला वन। तो इसको हमने क्या किया, जब एक लेफ़्ट शिफ्ट की तो ये वन इधर से हट के क्या आ गया, लेफ़्ट की तरफ मूव हो गया, एक स्टेप लेफ़्ट आ गया, और उस वन की जगह यहाँ पर नीचे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसी तरह जब हमने इसको दोबारा किया लेफ़्ट शिफ्ट, तो हम राइट टू लेफ़्ट दोबारा चले, हमने ढूंढा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, तो हमें इस पोजीशन पर आके ये वन मिला। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस वन को भी एक और लेफ़्ट पोजीशन पर सेव कर दिया, और इसकी जगह भी इस टाइम ज़ीरो आ गया, इसकी जगह भी ज़ीरो आ गया। अगर हम दोबारा भी लेफ़्ट शिफ्ट करते तो इस वन ने यहाँ से हटकर, इस पोजीशन से हटकर इस ज़ीरो की जगह आ जाना था, और इस वन की जगह भी क्या आ जाना था, ज़ीरो आ जाना था। तो कुछ इस तरह से लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट काम करती है। अगर इसी को हम राइट शिफ्ट करते तो क्या होना था, इस वन ने लेफ़्ट से हटकर, इस पोजीशन से हटकर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाना था यहाँ पर, यानी कि ये वाला केस बन जाना था। और इसी को अगर हम दोबारा राइट शिफ्ट करते तो इस वन ने यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाना था, और ये वाला केस बन जाना था। ये सिंपल आप लोगों ने सिर्फ चीज़ें यहाँ पर ज़हन में रख लेनी है। तो आगे हमारे पास है लेक्चर नंबर 22 लेक्चर है, जो ये बेसिकली रिवीजन ही हो रही है अभी तक, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ, ठीक है। बिट वाइज मैनिपुलेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ है। ए इक्वल टू ए प्लस वन है तो उसको हम ए प्लस इक्वल टू वन लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा, सारा पहले से पढ़ा है। अभी देख लेते हैं अगर इसमें कुछ पढ़ने वाला। ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होती हैं ऑपरेटर की। वन इज़ अरिथमेटिक, सेकंड वन इज़ लॉजिकल ऑपरेटर, एंड थर्ड वन इज़ बिटवाइज। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली 5 होते हैं, जो कि एक होता है प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इनके जो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर वही होते हैं एंड और नॉट, और जो एक्सक्लूसिव और होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज में सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर का अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उसमें हम लोग टी और एफ का यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रू और फॉल्स का। और अगर हम बिटवाइज की बात करेंगे तो इसमें बिट्स का यूज़ करेंगे। बिट हमें पता है 2 होते हैं सिर्फ, एक बिट में 2 चीज़ें होती हैं ना, एक 0 और एक 1, तो उसमें टी और एफ की जगह हम लोग 0 और 1 का यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट के बारे में हमें बता रहा है। और नेस्टेड इफ़ आपको पता होगा, मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करवाई हुई हैं, इनको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत। अगर हम एक इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा इफ़ एल्स स्ट्रक्चर बना दे तो वो क्या बन जाता है, नेस्टेड इफ़ एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे लूप्स वही आ गई, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, उन्हीं को वो, मतलब ये सारी रिवीजन है, इसमें और कुछ भी करने वाला नहीं है। फंक्शंस के बारे में बता रहा है, फंक्शंस, एरेज वगैरह ऑलरेडी हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस किए हुए हैं। तो आगे लेक्चर नंबर 23 में हम लोग आए तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं, हैश इंक्लूड है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है, आपको पता है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं सारा कुछ। ये उन्हीं चीज़ों को अभी दोबारा ये एक्सप्लेन करा है। इंक्लूड डायरेक्टिव होती है जो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम लिखते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। व्हेन वी कंपाइल आवर सोर्स कोड, वो कहते हैं जब भी हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं, द कंपाइलर फर्स्ट लुक्स फॉर इंक्लूड डायरेक्टिव, कि सबसे पहले कंपाइलर किस चीज़ को देखते हैं, इंक्लूड डायरेक्टिव को देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास हैश इंक्लूड होती है, ठीक है, IO स्ट्रीम, या हम कोई भी आगे और चीज़ इंक्लूड अगर कर लेते हैं, हैश इंक्लूड, अगर कोनियो का यूज़ करते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट जो होता है, तो उसका कंपाइलर सबसे पहले इन हेडर फाइल्स को देखेगा। डिफाइन डायरेक्टिव, अगर वो कह रहा है कि किसी डिफाइन डायरेक्टिव देखो बनाई किससे जाती है, वी कैन डिफाइन मैक्रोज विथ हैश डिफाइन डायरेक्टिव।
मैक्रोज बनाए जाते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आप कह लो कांस्टेंट करने के लिए, ठीक है, बनाए जाते हैं मैक्रोज। इसका आपको मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। मैक्रो बनाएंगे हम लोग हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम के बाद, ठीक है। सबसे पहले हैश लिखेंगे, देन डिफाइन कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। डिफाइन कीवर्ड लिख के स्पेस देंगे और जो भी हमारा मैक्रो हमने बनाना होगा उसका नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पी, लिख लेता हूँ खाली, जो कि रिप्रेजेंट करेगा पाई की वैल्यू को, ठीक है। हमें पता है पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14 या जो भी होती है 345 जो भी होती है, ठीक है। अब मैक्रो इस तरह बनाए जाते हैं। और एक और चीज़ ख्याल रहे कि लास्ट पर इसके कोई भी टर्मिनेटर नहीं आएगा। ये वो चीज़ MCQ में पूछता है जो आपका एग्जामिनर होगा। अगर मैं यहाँ पर सी आउट लिख के, जो मैक्रो का क्या नाम था पी था ना, तो यहाँ पर मैं खाली पी लिख देता हूँ और इसको प्रिंट करूँगा तो जो ये वैल्यू है ये बेसिकली क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अभी ये ग्लोबली डिफाइंड है, चूँकि ये मेन बॉडी से बाहर बना ग्लोबली डिफाइंड है। ये देखो ये हमारा कंपाइलर रन हो चुका है। तो और जो हमारी हमने मैक्रो को वैल्यू दी थी पी को, वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। ये है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है, इसका प्रूफ क्या है ये मैं आपको अभी दे देता हूँ। हमने वेरिएबल तो पहले ही यानी कि बनाया होगा ना ग्लोबली पी नाम का। अगर मैं यहाँ पर पी की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, मैं कह देता हूँ पी इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, जो मैंने मैक्रो बनाया था उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, चेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ। हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, चेंज ये बिल्कुल भी नहीं होगा, सीधा सीधा एक एरर जनरेट करेगा। अगर इसको मैं कंपाइल और रन करूँ तो ये आप देखो वो कह रहा है कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड लेफ्ट ऑपरेंड, यानी कि वो कह रहा है कि ये मतलब इस तरह आप नहीं कर सकते इस वैल्यू को चेंज, क्योंकि ये आपने मैक्रो बना दिया है। इसकी वैल्यू को क्या कर दिया हमने यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया। तो मैक्रोज कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, आपको MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी वो इसी तरह आपको मैक्रो बनाकर दिखा रहा है, एक छोटा सा प्रोग्राम उसने किया। और एक और इम्पोर्टेंट MCQ जो यहाँ पर है कि ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द शार्प साइन। ये जो हैश है इसका एक और नाम भी है जिसको क्या कहा जाता है, शार्प साइन। जो कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगी वो हमेशा हैश से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आगे क्या है, एक हमारे पास ये है कि हैश डिफाइन डीबग। ये बेसिकली यूज होता है प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, या फॉर डिबगिंग पर्पस डेवलपर्स इसका यूज़ करते हैं। एंड इफ बेसिकली ये चीज़ डिफाइन करता है कि जो हमारे पास इफ डिफाइन था वो यहाँ पर क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है। तो ये आगे एक प्रोग्राम भी किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो आप लोग। आगे वो आपको बता रहा है एक और हेडर फाइल जो कि conio.h है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि conio स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये भी यूज़ होता है मतलब सी प्रोग्राम्स के अंदर, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह एक गेट CHE है, गेट कैरेक्टर है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि इफ़ वी ट्राई टू यूज फंक्शन गेट CHE विदाउट इंक्लूडिंग conio.h फाइल द कंपाइलर विल गिव एरर। कह रहे कि अगर आप गेट कैरेक्टर फंक्शन का यूज़ करते हो और आपने मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में conio का यूज़ नहीं किया, कंसोल इनपुट आउटपुट का, तो आप जब कंपाइल करोगे, आप जब अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे वही आपको मैक्रोस का बता रहा है कि मैक्रोस किस तरह बनाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि हैश डिफाइन का कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन मैक्रो का नाम देंगे और आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब मैक्रोज आगे दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक होता है हमारे पास पैरामीटराइज मैक्रो और एक होता है नॉन पैरामीटराइज। पैरामीटराइज मतलब उसको कुछ ना कुछ हमें पैरामीटर पास करना होगा। अ मैक्रो इन विच पैरामीटर्स कैन बी पास्ड अलाउइंग कस्टमाइजेशन एंड री यूज ऑफ कोड। के ऐसा मैक्रो के जिसको हम कोई ना कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो होता है पैरामीटराइज मैक्रो। नॉन पैरामीटराइज मैक्रो अ मैक्रो डेट डजंट एक्सेप्ट पैरामीटर, कि वो मैक्रो जो कि किसी किस्म का कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, वो होता है नॉन पैरामीटराइज। अभी जो हमने ये बनाया था मैक्रो हैश डिफाइन पी करके और उसको एक वैल्यू दे दी थी, ये था हमारे पास नॉन पैरामीटराइज मैक्रो, ठीक है। इसको हमने कोई ना कोई पैरामीटर पास नहीं किया। अब जो पैरामीटराइज मैक्रो होते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, वो कुछ इस टाइप से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसने एक हैश डिफाइन के साथ एक मैक्रो बनाया जिसका नाम स्केल रख दिया हुआ, और उसको एक यहाँ पर एक्स पास किया जा रहा है एज अ पैरामीटर। एक्स की वैल्यू नीचे से आएगी, नीचे डिफाइन की होगी कहीं पर प्रोग्राम के अंदर, और उसकी वैल्यू वहाँ पर आएगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं था हो रहा नॉन पैरामीटराइज में, ठीक है। इसको हमने वैल्यू यहीं पर दे दी थी। तो इसको बेसिकली कोड में इंप्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं ये आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। एक प्रोग्राम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम सबसे पहले समझ लो एक्चुअली कर क्या रहा है।
यहाँ पर एक हमने बनाया मैक्रो हैश डिफाइन का यूज़ करते हुए, उसका नाम रखा स्क्वायर और उसको एक पैरामीटर पास कर दिया x, ठीक है। अब x को जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही x की वैल्यू उसी x के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब जो भी वैल्यू रहेगी वो अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो बेसिकली क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और आंसर 4 आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर हमारे पास ये चीज़ डिस्प्ले करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है x नाम का इन डाटा टाइप का, और यहाँ पर सी आउट हमने किया एक चीज़, ठीक है, कि वैल्यू एंटर करो और उस वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया x वेरिएबल के अंदर। अब 3 तरह के मेथड्स का यूज़ किया गया, ये बेसिकली प्रोग्राम हैंड आउट से लिया गया, ठीक है, मैंने खुद से नहीं लिखा। अब समझो कोड किस तरह वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज़र ने वैल्यू एंटर की है 4, ठीक है, 4 वैल्यू यूज़र ने एंटर कर दी। 4 सबसे पहले यहाँ से स्टोर हुआ, ठीक है, सी इनका यूज़ करते हुए x वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया 4। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, स्क्वायर फंक्शन कॉल हुआ, या मैक्रो कह लो, मैक्रो फंक्शन स्क्वायर नाम का कॉल हुआ, और यहाँ पर x की वैल्यू गई 4, यहाँ पर 4 गया तो ये 4 यहाँ से होता हुआ गया यहाँ पर, यहाँ पर 4 आया, तो जब x को यहाँ पर 4 मिल गया तो देन 4 आ गया यहाँ पर भी आ गया 4, यहाँ पर भी आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से बन गई, 4 × 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इस लाइन की एग्जीक्यूशन में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा 16 अगर यूज़र एंटर करता है x की वैल्यू 4। अब आगे आ जाओ, नीचे क्या है, नीचे लिखा है x स्क्वायर x + 2, यानी कि यूज़र जो भी x की वैल्यू एंटर करेगा उसके अंदर 2 को प्लस कर दो, देन यहाँ पर भेजो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या एंटर करवाई थी, 4 एंटर करवाई थी, तो 4 में सबसे पहले क्या प्लस होगा 2, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो इस टाइम x की वैल्यू हो गई 6। अब 6 आएगा यहाँ पर 6 आया, तो देन यहाँ पर भी क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये 4 × 4 एक्चुअली क्या बन जाएगा यहाँ पर 6 × 6, तो 6 × 6 हमें पता है कितना होता है 36, ठीक है। तो 36 हमें इस लाइन की एग्जीक्यूशन में देखने को मिलेगा अगर यूज़र एंटर करता है 4। ये भी आपको मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने फंक्शन को कॉल किया स्क्वायर के और डायरेक्ट उसको वैल्यू 7 दे दी है। यहाँ पर उसने वेरिएबल x का यूज़ नहीं किया, अगर वेरिएबल x का यूज़ करता देन वो वाली वैल्यू जानी थी यहाँ पर जो कि यूज़र ने एंटर की होनी थी, लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है 7। तो बेसिकली क्या होगा, 7 जाएगा यहाँ पर इस x में और देन यहाँ पर भी 7 आएगा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, इस टाइम 7 × 7 हो जाएगा। जब 7 × 7 हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आया यहाँ पर 49। तो इस कोड ऑफ लाइन की एग्जीक्यूशन में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा 49, ठीक है, 16, 36, 49 ये देखने को मिलेंगे रिजल्ट अगर यूज़र एंटर करेगा नंबर 4। फॉर एग्जांपल के तौर पर सिर्फ ये आपको समझाने के लिए, आई होप समझ आ गई होगी। अब इसको कंपाइलर रन करते हैं हम यहाँ पे, तो वो कह रहा है प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू एंटर करनी है, 4 यहाँ पर एंटर करूँगा मैं। तो देखो स्क्वायर ऑफ x क्या मिला हमें 16, ठीक है, स्क्वायर ऑफ x + 2 क्या मिला 36, स्क्वायर ऑफ 7 क्या मिला 49। अगर यहाँ पर भी आप लोग देखो, इसको मैं देखो पहला क्या मिला हमें आउटपुट 16, ठीक है, देन 36, देन 49, 16, 36, 49। तो यहाँ पर भी देखो हमने क्या चीज़ लिखी थी 16, 36, 49, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा ड्राई रन करके दिखा दिया कोड कि एक्चुअली ये कोड वर्क किस तरह किया। और ये एग्जांपल है पैरामीटराइज मैक्रो की, कि हमने क्या किया, एक x पैरामीटर पास किया इस मैक्रो को, देन वो x होता हुआ यहाँ पर गया और यहाँ पर हमने x × x लिखा था, x + x लिखा था, x - x लिखा था, x डिवीजन x लिखा था, मतलब जो भी लिखा था उस हिसाब से हमें हमारे जो डिज़ायर्ड आउटपुट थे वो मिलते गए। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या, ये वो ही प्रोग्राम है जो कि अभी हम लोगों ने समझा। अभी नेक्स्ट ये वाला लेक्चर यहाँ पर एंड हो रहा है और ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है टिप्स किसी भी लेक्चर की मिस नहीं करनी। लेक्चर नंबर 24 पे आते हैं मेमोरी एलोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें से एक लॉन्ग दे देता होता है वो थ्योरेटिकल लॉन्ग, ठीक है। डायनामिक मेमोरी कौन सी होती है, अब देखो
डायनामिक मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कि रन टाइम में जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल एक हमने प्रोग्राम को कंपाइल और रन किया तो उस दौरान जो मेमोरी एलोकेट हुई, मतलब जो मेमोरी बनी, वो बेसिकली क्या होगी, हमारी डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी होगी। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी इज मेमोरी दैट इज एलोकेटेड एंड मैनेज्ड एट रन टाइम अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। वही बात के जो मेमोरी रन टाइम में बनेगी वो क्या होगी, डायनामिक मेमोरी होगी। अभी नेक्स्ट देखो आप लोग, तो कास्टिंग बेसिकली क्या चीज़ है, कास्टिंग इज यूज टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप, एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कास्टिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और आगे देखो, ये जो फंक्शन है ना, मेलोक, कलोक और रियलोक, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी देख लेते हैं इनका यूज़ क्या है, डेफिनेशन और इनके सिंटैक्स। आपने दो चीज़ें याद रखनी है। मेलोक फंक्शन क्या है, इनको छोड़ो, जो इन्होंने थ्योरी लिखी है यहाँ पर मैंने इजी करके डेफिनेशंस को लिख छोड़ा है। मेलोक इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज टू एलोकेट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी डायनामिकली, कि अगर हम एक ब्लॉक ऑफ डायनामिक मेमोरी बनाना चाह रहे हैं, देन वट वी विल यूज़ मेलोक फंक्शन फॉर दिस पर्पस, ठीक हो गया। मेलोक जो फंक्शन है उसका बेसिकली यूज होता है डायनामिक मेमोरी क्रिएट करने के लिए। और जो केलोक फंक्शन है उसका क्या है, केलोक इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज टू एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। देखो जो केलोक है उसका भी बेसिकली यही यूज़ है कि वो भी मेमोरी बनाने के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेलोक और क्लोक में, मेलोक करेगा एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को क्रिएट करेगा, लेकिन जो केलोक है वो क्या करेगा, मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी क्रिएट करेगा। और जो रियल लॉक है उसका क्या काम है, रियल लॉक की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि रियल लॉक इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज टू रीसाइज द मेमोरी ब्लॉक, कि अगर हम किसी मेमोरी ब्लॉक को रीसाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी साइज में किसी किस्म की कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, देन व्हाट वी विल यूज़ रियल लॉक फंक्शन। आई होप ये तीनों डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब इनका सिंटैक्स आपने याद रखना है, जैसे केलोक का लिखा हुआ है वॉइड देन स्टार केलोक साइज आएगा, ठीक है, फिर साइज टेल साइज लिखा हुआ है, मतलब जो भी ये सिंटैक्स है इसका आपने इसको याद रख लेना है। वो आपसे पूछ सकता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तीनों डेफिनेशंस और इनके सिंटैक्स आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब देखो फ्री, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो है कि जब हम एक मेमोरी बनाते हैं, एलोकेट करते हैं यूजिंग मेलोक, तो अगर हम उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना चाहें तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, किस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन है जो ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम लोग फ्री फंक्शन का यूज़ करेंगे। फ्री फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, फ्री इज़ अ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग यूज टू डी एलोकेट मेमोरी। देखो मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमने जिस तरह यूज़ किया था मेलोक फंक्शन का, उसी तरह उस बनी हुई मेमोरी को डी एलोकेट कह लो, फ्री कह लो, ठीक है, डिलीट कह लो या क्लियर कह लो, उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्री फंक्शन का। डेट वॉज प्रीवियसली क्रिएटेड बाय मेलोक, क्लोक या रीलोक। वो कह रहा था मतलब मेलोक, क्लोक या रीलोक से जो भी मेमोरी बनी होगी, अगर हम उसको फ्री करना चाहें, उसको क्लियर करना चाहें, तो उसके लिए हम लोग फ्री फंक्शन का यूज़ करेंगे। आगे रियलोक जो फंक्शन है उसका यहाँ पर सिंटैक्स लिखा है, सिंटैक्स आप लोगों ने देख लेने अच्छे तरीके से। आगे लिखा मेमोरी लीक, कि मेमोरी लीक किस सूरत में होती है। मेमोरी लीकेज अकर्स इन C++ व्हेन प्रोग्रामर्स एलोकेट मेमोरी बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड एंड फॉरगेट्स टू डीएलोकेट मेमोरी बाय यूजिंग डिलीट फंक्शन और डिलीट ऑपरेटर। वो कह रहा है मेमोरी उस सूरत में लीक होती है, फॉर एग्जांपल एक कोई भी डेवलपर है, उसने मेलोक, क्लोक या रियलोक का यूज़ करते हुए मेमोरी एलोकेट तो कर लिया अपने प्रोग्राम में, लेकिन वो उस एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट करना भूल गया। तो क्या होता है, उस सूरत में मेमोरी लीकेज अक्कर कर जाती है, जो मेमोरी होती है वो हमारी लीक होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो डैंगलिंग पॉइंटर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा आपको कि फॉर एग्जांपल डेवलपर ने मेमोरी एलोकेट की, ठीक है, देन उसने क्या कर दिया, उस मेमोरी को फ्री कर दिया, डिलीट कर दिया। अब अगर कोई पॉइंटर उस डिलीटेड मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा तो वो कहलाएगा डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक हो गया। इसका सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था, ये आपने जहन में रख लेना। अदरवाइज़ प्रोग्राम इसमें से कोई भी करने वाला नहीं है। आगे टिप्स आ गई हैं, टिप्स आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है। यूजिंग डायनामिक मेमोरी इज़ मोर एफिशिएंट दैन स्टैटिक मेमोरी। वो कह रहा है कि डायनामिक मेमोरी का यूज़ ज़्यादा एफिशिएंट होता है किसकी बजाय, स्टैटिक मेमोरी की बजाय। ये आप लोगों ने टिप्स देख लेनी है, ठीक है, अच्छे से। बिफोर एक्साइटिंग द प्रोग्राम मेक श्योर डैट एलोकेटेड मेमोरी हैज स्पीड। वो कह रहा है कि प्रोग्राम को एग्जिट करने से पहले आप श्योर हो जाओ
इस बात का यकीन कर लो कि जो आपने मेमोरी एलोकेट की थी कि क्या वो फ्री हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, बिकॉज अगर वो फ्री नहीं है देन क्या हो जाएगा, मेमोरी लीकेज एक करके रहेगा। ओके, सो लेक्चर जो 25 है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सॉरी कि लेक्चर्स फाइनल के लिए मैं बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं थोड़े, बार बार मुझे फ़ीवर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर मुझसे बोला नहीं जाता सही तरह से। और फीवर में तो कुछ भी नहीं कहा होता, ना एलसीडी की तरफ देखा जाता है ना कुछ होता है, तो इसके लिए सॉरी फॉर डैट। और अभी के लिए मैं ठीक हो गया हूँ, तो आई विल बी पंक्चुअल इन मेकिंग वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक।